हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आपने विलियम ओ नील का नाम तो सुना होगा। इन्होंने बहुत सारी बुक्स पब्लिश करी हैं अपने पर्सनल इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस की। एज इन इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करी है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अ वाइडर सेट ऑफ पॉपुलेशन के लिए। इनका एक म्यूचुअल फंड भी हुआ करता था, जिन्होंने 1967 अलोन में, जो उनका पहला साल था, उस पीरियड में उन्होंने 115% के आसपास का रिटर्न जनरेट किया था। इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज उन्होंने खुद के लिए फॉलो करी, उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को स्केल भी किया और उससे उन्होंने लोगों का रिटर्न भी जनरेट किया। रादर नॉट जस्ट दिस, उन्होंने 1960s में 10 साल तक एक फंड मैनेज किया जिसका एनुअल CAGR था, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट था, इट वाज मोर देन 40%। दोस्तों, इस महान इन्वेस्टर ने और ऑथर ने, इन्होंने हमें एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी दी है जिसका नाम है कैन-स्लिम। कैन-स्लिम एक बहुत ही खास इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है जो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को साथ में यूज करती है। तो बेसिकली इन्होंने पहली बार दुनिया में कभी फ्यूजन इन्वेस्टिंग के बारे में बात करी थी। फ्यूजन इन्वेस्टिंग का मतलब होता है जहां पर आप फंडामेंटल और टेक्निकल को साथ में यूज करते हैं। वो बात और है कि 80-85 के आसपास इनका थॉट प्रोसेस फंडामेंटल की तरफ इंक्लाइन था, जबकि 20% के आसपास या 10 से 15% के आसपास वो टेक्निकल की तरफ भी इंक्लाइन था। इन्होंने अपनी बुक में हाउ टू मेक मनी यूजिंग स्टॉक्स, वो बुक मैंने डिटेल में पढ़ी है, तो इस बुक के अंदर उन्होंने डिटेल में ये डिस्कशन करी है कि फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन अगर आप टेक्निकल पे फोकस करेंगे तो आप 90% फंडामेंटल एनालिस्ट को आराम से बीट कर पाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कैन-स्लिम अप्रोच क्या होती है। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप कैन-स्लिम अप्रोच फॉलो करते हैं तो ये ना सिर्फ आपको रेगुलर स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने में हेल्प करती है, ना सिर्फ फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने में हेल्प करती है, अपार्ट फ्रॉम दिस मार्केट में मोमेंटम कौन से स्टॉक्स में चल रहा है, ये स्ट्रेटेजी आपको उसमें भी मदद करेगी। एंड ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपको टाइम पर जब एक स्टॉक लगातार बढ़ रहा होगा उस पीरियड में स्टॉक से टाइम से एग्जिट करने पर भी आपकी हेल्प करेगी। तो ये स्ट्रेटेजी आपको सिर्फ एंट्री पॉइंट नहीं देती है, ये स्ट्रेटेजी आपको प्रॉपर एग्जिट पॉइंट भी देती है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं विदाउट एनी डिले। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैन-स्लिम अप्रोच क्या होता है और कैन-स्लिम अप्रोच से आप हाई मोमेंटम ग्रोथ स्टॉक्स कैसे ढूंढ सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही, हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ये स्टॉक जब तक अच्छा चलता रहेगा, जब तक ये अपने पीयर्स को बीट करता रहेगा, जब तक ये हमारे लिए रिटर्न जनरेट करता रहेगा, तब तक ये हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट रहेगा। और जैसे ही हमारे लिए रिटर्न जनरेट करना बंद कर देगा, चाहे वो 6 महीने के बाद हो या फिर वो 6 साल के बाद हो, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो से बाहर हो जाएगा। मतलब विलियम ओ नील का ये कहना है कि आपका स्टॉप लॉस, बेसिकली उन्होंने पहली बार कभी फंडामेंटल में स्टॉप लॉस वर्ड का डिस्कशन किया, तो उन्होंने बोला कि आपका जो लॉस है जो आप लेने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 7-8% के आसपास का होना चाहिए, जबकि मिनिमम रिटर्न आपका 20% के आसपास का होना चाहिए। ऐसे केस में अगर आपका सक्सेस रेट सिर्फ 30-40% भी रहता है तो भी आप मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके निकलेंगे। जबकि अगर आपका, जो कि हम कॉमनली मिस्टेक भी करते हैं, अगर आपका सक्सेस रेट को ही आप चेस करते रहेंगे और सक्सेस रेट अगर आपका 70-80-90% भी है, लेकिन आपका रिस्क है 1 रुपए का और रिवॉर्ड है सिर्फ 10 पैसे का, तो ऐसी स्ट्रेटजी का कोई फायदा नहीं है। वैसे हम ऐसी स्ट्रेटजी बाय डिफॉल्ट बनाते नहीं है, लेकिन आपको याद होगा, आपने भी कभी ना कभी ऐसा किया होगा। तो एक स्टॉक जब लगातार लॉस में था तो आप उसको होल्ड करके बैठे रहे, लेकिन जैसे ही वो प्रॉफिट में आया आप उसमें से एग्जिट कर गए। ये वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाली है। पेपर पेन लेकर बैठिएगा, मेरे साथ स्कैनेक्स धन का जो स्क्रीनर है उसको ओपन करके बैठिएगा। हम यहां पर सीखने वाले हैं कैसे आप अपने लिए बेहतरीन स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहां पर एक क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, और आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में देने वाले हैं कि विलियम ओ नील, जिस इन्वेस्टर और जिस ऑथर के बारे में आज हम यहां पर बात करने वाले हैं या उनकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी स्ट्रेटजी का नाम क्या है। मैंने अभी 2 बार उसका नाम इस वीडियो में लिया है। जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि उस स्ट्रेटजी का नाम क्या है, फिर हम उस स्ट्रेटजी को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस स्ट्रेटजी की फुल फॉर्म क्या होती है और फिर कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, और स्क्रीनर पे आपके सामने वो पैरामीटर लगाकर हम यहां पर मोमेंटम स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर वहां पर हमें कोई स्टॉक दिखता है या मैं किसी स्टॉक का नाम लेता हूं, इट शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू डू एनीथिंग, बाय सेल। मेरा इन पे पर्सनली कोई ओपिनियन नहीं है। मेरा आइडिया ये है कि मैं आपको ये स्ट्रेटजी सिखा पाऊं सो दैट ये फिलॉसफी आप यूज करके अपने लिए मोमेंटम स्टॉक्स ढूंढ पाए। लेकिन हां, मैं आपको ये डेफिनेटली बताऊंगा कि ये पैरामीटर मैटर क्यों करते हैं, क्योंकि ये पैरामीटर्स या इनमें से कुछ पैरामीटर्स या बहुत सारे पैरामीटर्स मैं अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में भी यूज करता हूं, और ये पैरामीटर आपको बहुत अच्छे स्टॉक्स ढूंढ के दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं, यहां पर आगे बढ़ते हैं कैन-स्लिम अप्रोच के साथ। यही है मेरे क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपने अभी तक कमेंट्स में लिख दिया होगा। तो कैन-स्लिम का मतलब क्या होता है समझते हैं। तो दोस्तों, कैन-स्लिम की एक फुल फॉर्म होती है CANSLIM, कैन-स्लिम। कैन-स्लिम का मतलब होता है C फॉर करंट क्वार्टरली अर्निंग्स ग्रोथ, A फॉर
एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ मतलब ये स्ट्रेटेजी करंट अर्निंग्स ग्रोथ की भी बात करती है, मतलब पिछले क्वार्टर की भी बात करती है और पिछले पूरे साल भर की भी बात करती है। एन का मतलब होता है न्यू मैनेजमेंट, न्यू प्रोडक्ट्स या फिर न्यू हाई। सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, इससे पहले आज तक कभी किसी ने बात ही नहीं करी थी कि एक स्टॉक जब नया हाई हिट कर रहा है उसको भी हम फंडामेंटली साउंड मान सकते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस न्यू मैनेजमेंट पे है या फिर न्यू प्रोडक्ट्स पे है। तो सी फॉर करंट क्वार्टरली अर्निंग्स ग्रोथ, ए फॉर एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ, एन फॉर न्यू मैनेजमेंट, न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू हाइस, एस फॉर सप्लाई एंड डिमांड मतलब मार्केट में इनके शेयर्स की डिमांड ज्यादा होनी चाहिए, सप्लाई कम होनी चाहिए। तो ऐसी कंपनीज को विलियम ओनील ज्यादा तवज्जो देते थे, ज्यादा प्रेफरेंस देते थे जिनका फ्लोट लो होता है। इंडिया में, मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन इंडिया में अगर आप नोटिस करेंगे तो एमआरएफ के शेयर्स का फ्लोट बहुत ज्यादा कम है, जबकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो रेगुलर अपने फ्लोट को बढ़ाती रहती है। फ्लोट बढ़ाती रहती है मतलब अपने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करती रहती है। तो एस मतलब सप्लाई एंड डिमांड का मिसमैच होना चाहिए, सप्लाई कम होनी चाहिए, डिमांड ज्यादा होनी चाहिए। दोस्तों एल का मतलब होता है लीडर और लैगार्ड, तो हम यहां पर लीडर्स को ढूंढने वाले हैं और लैगार्ड्स को साइडलाइन करने वाले हैं। दोस्तों आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। इसका मतलब क्या होता है, यूएस में और या फिर किसी और कंट्री में जब एफआईआई और डीआईआई अपना स्टेक किसी कंपनी में बढ़ाते हैं, इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप बढ़ गई। हमारी कॉमन भाषा में बात करें तो एफआईआई और डीआईआई का या फिर प्रमोटर का इसमें स्टेक बढ़ रहा है। और दोस्तों लास्ट होता है एम, एम मतलब मार्केट डायरेक्शन। विलियम ओनील मार्केट डायरेक्शन पे भी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये 7 पैरामीटर्स के थ्रू अब हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी ऐसी है जो हाई मोमेंटम हमें दे सकती है और कौन सी कंपनी ऐसी है जिसकी अर्निंग्स ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही है। ये कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट बन सकती है। आइए इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों कैन-स्लिम अप्रोच ना सिर्फ यूएस में विलियम ओनील बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इवन इंस्टीट्यूशंस अपने फंड रन करते हैं। बहुत सारे आपको ऐसे पोर्टफोलियो मैनेजर्स मिल जाएंगे जो सिर्फ कैन-स्लिम अप्रोच को ही फॉलो कर रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, फिलॉसफी है, जो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, यहां पर हम ओपन करेंगे धन का स्क्रीनर विच इज scanex.trade। सो अब यहां पर अपने प्लेटफॉर्म पे इसको ओपन कर लीजिए और साथ में आप अपने धन के क्रेडेंशियल्स को यूज कीजिए। उसके थ्रू आप यहीं से अपनी होल्डिंग्स भी चेक कर पाएंगे, यहीं से अपने ट्रेड्स को भी इनिशिएट कर पाएंगे, यहीं से अपने मल्टीपल ऑर्डर्स को प्लेस कर पाएंगे, एडिट कर पाएंगे और बहुत सारी चीजें और भी एक ही प्लेटफॉर्म से हो जाएंगी आपकी। तो यहां पर अब हम सबसे पहले स्कैनेक्स पे चलते हैं और यहां पर मैंने क्लिक किया क्रिएट पे। अब मैं यहां पर आपके लिए एक कैन-स्लिम का प्रॉक्सी स्कैनर क्रिएट कर रहा हूं। मैं ये वर्ड प्रॉक्सी इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि वो मार्केट का लीडर है या लैगर्ड है वो तो हम यहाँ पर फाइनेंशियल्स के थ्रू नहीं पता लगा सकते हैं। इसके लिए हमें एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और ऐसी चीजें हैं जैसे कि नया मैनेजमेंट या नया प्रोडक्ट आया या नहीं आया, ये भी हमें एनुअल रिपोर्ट से पता लगेंगी। और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप स्कैनेक्स पे कंपनी की फाइलिंग्स को भी चेक कर सकते हैं, उसके मैनेजमेंट के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं अपनी कंडीशन ऐड करता हूं। तो आपको सी की फुल फॉर्म याद होगी, वो थी करंट ग्रोथ रेट। तो करंट ग्रोथ रेट अगर मुझे निकालना है तो मैं यहां पर निकालता हूं ईपीएस का ग्रोथ रेट। दोस्तों एक चीज याद रखना, विलियम ओनील का सबसे बड़ा फोकस जो था वो ईपीएस पे था, मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए कितनी अर्निंग पर शेयर जनरेट कर पा रही है। तो यहां पर मेरे सामने एक पैरामीटर आ रहा है ईपीएस ग्रोथ रेट। ईपीएस ग्रोथ रेट फॉर द लास्ट 1 ईयर मैं यहां पर अप्लाई कर लेता हूं और मैं कहता हूं कि मेरी कंपनी का ईपीएस ग्रोथ रेट फॉर द लास्ट 1 ईयर शुड बी मोर देन 25%। मतलब कंपनी का ईपीएस पॉजिटिव नहीं है, कंपनी का ईपीएस पिछले एक साल के कंपैरिजन में 25% बड़ा है। मतलब अगर कंपनी ने अर्निंग पर शेयर 100 रुपए कमाए थे पिछले साल अपने शेयर होल्डर्स के लिए, तो इस साल उन्होंने 125 रुपए कमाए हैं, 125 रुपीज कमाए हैं। मतलब आपकी अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ती जा रही है, एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रही है। तो दोस्तों ऐसी कंपनी का ग्रो करना तो डेफिनेटली आसान होगा, या ऐसी कंपनी का आई वुड से शेयर प्राइस का ग्रो करना तो डेफिनेटली रिलेटिवली इजी होगा कंपेयर टू एक लॉस मेकिंग कंपनी के कंपैरिजन में। यहां पर अगर हमने ये फाइनेंशियल रेशियो अप्लाई कर दी तो आप नोटिस करेंगे कि एक फाइनेंशियल रेशियो अप्लाई करने पर आपकी 2500 ऑड कंपनी में से अप्रोक्सीमेटली 1600 ऑड कंपनीज बाहर हो जाती हैं। यू आर लेफ्ट विद ओनली 930 कंपनीज। दोस्तों अब इसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ कैसे चेक करी जाए, जैसे कि आपने देखा था एनुअल ग्रोथ रेट भी था और कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट भी था। तो यहां पर अब हम 2 कंडीशंस और ऐड कर देते हैं। यहीं पर हम ईपीएस ग्रोथ रेट पे चलते हैं। तो ईपीएस ग्रोथ रेट 3 ईयर एंड एट द सेम टाइम एक ईपीएस ग्रोथ रेट में और डाल देता हूं विच इज ईपीएस ग्रोथ रेट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। ये दोनों कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी हैं और ये दोनों कंडीशंस के पैरामीटर को हम बहुत स्ट्रिक्ट रखेंगे। हमें ईपीएस का ग्रोथ रेट कंसिस्टेंटली 25% से ऊपर 3 साल में भी चाहिए और 5 साल में भी चाहिए। तो यहां पर इस कंडीशन में मैं इसको भी 25% से ऊपर कर देता हूं और 5 साल वाले को भी
मैं यहाँ पर 25% से ऊपर कर देता हूं, आप नोटिस करेंगे यू आर लेफ्ट विद 930 में से सिर्फ और सिर्फ 116 स्टॉक्स। सो एक्चुअली में ऐसी कितनी कंपनीज है जिनका अर्निंग पर शेयर लगातार पिछले 5 साल से कंसिस्टेंटली ग्रो करता जा रहा है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जिस कंपनी का ईपीएस पिछले 5 साल में बहुत बढ़ गया है, क्या वो बढ़ेगा? दोस्तों मेरा क्वेश्चन यहां पर ये है, रादर उसी बुक में विलियम ओ नील साहब ने ये क्वेश्चन पूछ रखा था कि आप कौन से घोड़े पे दाव लगाना प्रेफर करेंगे, एक घोड़ा जो 5 साल से लगातार हार रहा है या एक घोड़ा जो 5 साल से लगातार जीत रहा है। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5 साल से लगातार हारने वाले घोड़े पे बेट लगा सकते हैं। ये उन्होंने बताया कि ये एक कसीनो वाला माइंडसेट होता है, यही एक रिटेलर वाला माइंडसेट होता है जो रिटेलर को कभी जीतने नहीं देता। आपको हमेशा जीतने वाले घोड़े पर ही दाव लगाना चाहिए। और ये जो घोड़े टाइप के स्टॉक्स निकाले हैं जो एक्चुअली में लगातार ग्रो करते जा रहे हैं, हमें ऐसी कंपनी के ऊपर ज्यादा बेट करना चाहिए एज पर विलियम ओ नील। तो दोस्तों यहां पर हमने 3 कंडीशन ऐड कर ली हैं, जिसमें से एक थी हमारी लेटेस्ट कंडीशन और 2 थी हमारी पुरानी कंडीशन। तो एक ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल आपके ईपीएस ने कितना ग्रो किया और पिछले 3 साल और 5 साल में कितनी कितनी ग्रोथ इन्होंने शो करी है। विलियम ओ नील का कहना है कैंसलिंग अप्रोच के अंदर, वो ये कहते हैं कि एक कंपनी को अगर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाना है तो एक कंपनी का रेवेन्यू लगातार ग्रो करते रहना चाहिए। वो ये कहते हैं कि जो रेवेन्यू का ग्रोथ रेट है पिछले 1 साल के अंदर वो भी कम से कम 25% से बढ़ना चाहिए। तो यहां पर हमने इस नंबर को भी 25% कर दिया। मेरे सामने बचती हैं सिर्फ और सिर्फ 66 कंपनीज। ये कंपनीज वो है जिनका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, पिछले 1 साल में रेवेन्यू ने ग्रो किया है एंड ऑल्सो पिछले 5 साल, 3 साल और 1 साल ईयर ऑन ईयर आपके कंपनी का ईपीएस ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। ईपीएस नहीं बढ़ रहा, ईपीएस की भी एक्सेलरेशन बढ़ रही है। मतलब वो कंपनी हर बार अपने शेयर होल्डर के लिए और ज्यादा पैसा कमा रही है कंपेयर टू जितना उसने पिछली बार कमाया था। अब दोस्तों यहां पर 2 कंडीशंस और आती है कैंसलिंग अप्रोच में। पहली कंडीशन, कैंसलिंग अप्रोच कहती है कि ये कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए रिटर्न जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए रिटर्न जनरेट नहीं कर रही है तो ये कंपनी मेरे किसी काम की नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमारी कंपनी की जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो कम से कम 17% होनी चाहिए। 17% की जगह मैं एक राउंड नंबर पर्सनली यूज करता हूं विच इज 15%। तो मेरी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी मोर देन 15%। आप चाहें तो उसको 17 भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला है, बट सभी लोग इसको फॉलो कर पाए इसलिए मैं यहां पर इसको 15% कर रहा हूं और मैं अपने लिए भी इसको 15% ही रखता हूं जो मेरा कैंसलिंग अप्रोच को फॉलो करता हुआ पोर्टफोलियो है। मेरी कंपनी का आरओई कम से कम 15% होना चाहिए। और अब आपको याद होगा आई से हमारा था इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है कि एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग बढ़नी चाहिए। तो दोस्तों उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि एफआईआई की होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, उनके लिए वो मैटर नहीं करता है, लेकिन उनके लिए ये जरूर मैटर करता है कि पिछले क्वार्टर में एफआईआई की होल्डिंग बढ़नी चाहिए। तो दोस्तों यहां पर अब मैं कंडीशन डाल देता हूं एफआईआई का होल्डिंग चेंज। मैं बस ये कह रहा हूं कि एफआईआई का होल्डिंग चेंज, जैसे कि आप यहां पर नोटिस कर पा रहे हैं, किसी किसी कंपनी में एफआईआई ने 18% की होल्डिंग कम भी करी है। हम कह रहे हैं कि हमारी कंपनी में एफआईआई की होल्डिंग बढ़नी चाहिए। ये सारी कंडीशंस ऐड करने के बाद मेरे पास बचती हैं अप्रोक्सीमेटली 10 कंपनीज। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये 10 कंपनीज परचेज कर लेनी है, लेकिन ये 10 कंपनीज आपका टाइम जरूर डिजर्व करती है। मैं इनमें से किसी भी कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहूंगा तो यहां पर सबसे पहले मैं ये स्कैनर सेव कर लेता हूं। इसका मैं नाम रखूंगा कैंसलिंग प्रॉक्सी स्क्रीनर। अगर आपको ये स्क्रीनर चाहिए तो आप यही वर्ड कैंसलिंग प्रॉक्सी स्क्रीनर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपके साथ ये स्क्रीनर शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी हमें करना क्या है, अब हमें यहां पर जितनी भी कंपनीज मिली हैं हमें इनकी कंपनी फाइलिंग को स्टडी करना है। तो दोस्तों मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर इनमें से किसी एक कंपनी में जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा पे जाता हूं, अगेन इट इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। और यहां पर अब हम चलेंगे कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शंस पे और कंपनी की फाइलिंग्स पे। अगर हम यहाँ पर कंपनी की फाइलिंग्स पे क्लिक करते हैं और कंपनी की फाइलिंग्स चेक करना चाहें तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे आपको यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स दे रखे हैं, कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट दे रखी है, फाइनेंशियल रिजल्ट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। इनको पढ़ने के लिए क्या शॉर्टकट यूज किए जा सकते हैं या कौन सी इंफॉर्मेशन आपके काम की है और कौन सी नहीं है, इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। इन्वेस्टिंग विद धन चैनल पे ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आप एक बार ढूंढिएगा हाउ टू रीड द एनुअल रिपोर्ट्स और हाउ टू रीड द कंपनी फाइलिंग्स, आपको ये वीडियो डेफिनेटली मिल जाएगी। दोस्तों
यहां से ये जो शॉर्टलिस्टेड कंपनीज आई हैं, ये कंपनीज अभी तक ग्रो कर रही हैं, बहुत रिसेंटली तक भी ये ग्रो कर रही हैं और पिछले 5 साल से लगातार ग्रो कर रही हैं। दोस्तों, क्या ये कंपनी में मैनेजमेंट चेंज हुआ है? क्या ये कंपनी किसी नए ट्रेंड को फॉलो कर रही है? क्या ये कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है? दोस्तों, इन सारी कंडीशन को फॉलो करके आपको एक बेहतरीन स्टॉक मिल सकता है, प्रोवाइडेड आप उसकी एनुअल रिपोर्ट को भी अच्छे से स्टडी कर लीजिए। इस पूरी वीडियो में मैंने जितने भी स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करी है या स्कैनर के थ्रू जो स्टॉक्स निकले हैं, दीज शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल समथिंग। आई डू नॉट हैव एनी ओपिनियन। द आइडिया इज विलियम और नील ने किस तरीके से 40% ROI जनरेट किया, वो सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करी है। उनकी जो अप्रोच है, कैंसलिंग अप्रोच, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करी है। उसके सारे पैरामीटर्स अगर आपको चाहिए तो कैंसलिंग प्रॉक्सी स्क्रीनर आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी शेयरिंग दिस स्क्रीनर विद यू। और दोस्तों, लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया था कि एक स्टॉक को टाइम पे एग्जिट करना भी उतना ही जरूरी है जितना उसको बाय करना। इसीलिए ये स्टॉक कभी भी उनके अकॉर्डिंग 7% से ज्यादा अगर ये नीचे जाते हैं तो यहां पर हमें उसको एग्जिट कर देना चाहिए। लेकिन मैं इसको पर्सनली कैसे देखता हूं कि कभी भी ये स्टॉक अगर अपनी 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे जाते हैं तो मैं यहां पर एग्जिट कर देता हूं। और हां दोस्तों, इस कैंसलिंग अप्रोच को आप तभी फॉलो करेंगे एज पर विलियम ओनील। इस कैंसलिंग अप्रोच का सबसे अच्छा रिजल्ट आता है जब आपका ब्रॉडर इंडेक्स 50 पीरियड मूविंग एवरेज और 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा होता है। अगर आपका इंडेक्स निफ्टी अगर 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है तो यहां पर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पॉज कर देना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेटजी मोमेंटम कैच करती है, वैल्यू नहीं कैच करती है। इसीलिए मैं पर्सनली इसके स्टॉप लॉस को 200 पीरियड EMA लेकर चलता हूं और इस स्ट्रेटजी को मैं तब ट्रैक करता हूं जब निफ्टी 200 पीरियड EMA के ऊपर होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पूरी की पूरी वीडियो और ये स्ट्रेटजी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.